पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट में काफ़ी सारे जो चेंजेस थे वो आपके किए गए थे। देखो, सबसे पहला जो आपको चेंजेस आपको समझना चाहिए उसमें क्या था कि सबसे पहले राजनीतिक जो आपके कार्य थे, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे कार्य थे राजनीतिक प्लस व्यापारिक, कई सारे ऐसे कार्य हुआ करते थे जो पहले सिर्फ निदेशक मंडल के अंदर में ही आते थे। फिर बाद में क्या किया गया, 1784 में इन दोनों का जो डिवाइडेशन है वो आपका कर दिया गया। अब जो पॉलिटिकल जो आपके वर्क्स थे वो आपका कौन देखता था, वो आपका देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, वो आपका पॉलिटिकल जो भी वर्क्स होते थे वो आपका देखता था। व्यापारिक कार्य जो था वो आपका कौन देखता था, वो आपका देखता था निदेशक मंडल जो है वो आपका व्यापारिक कार्य जो है वो आपका देखता था। अब ये दोनों चीज़ें क्यों 1784 के एक्ट में डिवाइड करी गई, क्योंकि इन दोनों को देखने के लिए पहले जब एक ही जो आपका निदेशक जो डायरेक्टरेट मंडल था वो कहीं ना कहीं इन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सही से सुपरवाइज नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा जो चेंज आपका यहाँ पे देखने को मिला वो आपका हुआ था 1786 में। अब 1786 में क्या हुआ, क्योंकि जैसे धीरे धीरे उन चीज़ें पता चलती जा रही थी वैसे ही जो आपके इम्प्रूवमेंट थे वो लगातार अलग अलग एक्ट में किए जा रहे थे। 1786 में क्या किया गया कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आपकी बनी थी, कार्यकारी जो परिषद आपकी बनी हुई थी, ठीक है, जिसमें आपके 5 सदस्य थे, तो इसमें क्या कर दिया गया कि कई बार क्या हुआ कि जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उन्होंने कई ऐसे सजेशंस दिए जिसके बाद आपका गवर्नर जनरल को बाध्य होना पड़ा। लेकिन 1786 में जब 1784 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें यह क्लियर कर दिया गया कि कार्यकारी परिषद जो भी निर्णय देगी, ठीक है, उसके लिए जो आपका गवर्नर जनरल है वो पूरी तरीके से बाध्य नहीं होगा। मतलब गवर्नर जनरल जो है उसके पास पूरी तरीके से अधिकार होंगे, ठीक है, पूरी तरीके से राइट्स होंगे कि वो निर्णय को लागू भी कर सकता है या उसको लागू नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये दोनों जो अधिकार है ये गवर्नर जनरल को दिए गए कि आपका ही फाइनली जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आपका लागू होगा। कार्यकारी परिषद का निर्णय जरूरी नहीं है कि आप मानो ही मानो, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा चेंजेस हमारा क्या किया गया कि 1773 में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी आपके जो सैनिक या जो भी आपकी असैनिक गतिविधियां थी उनका कहीं ना कहीं उनका जो बागडोर थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में आपकी कर दी गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे आपका क्या कर दिया गया, जो आपका ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका आया है 1784 में, इसमें किया गया कि जो भी प्रधान सेनापति, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रधान सेनापति जो है सेनाओं का, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो आपका गवर्नर जनरल को जो है वो आपका बना दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है कि 1784 में जब आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था उस टाइम पे प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था, तो उस टाइम पे जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो आपका हुआ कर सकता है। कई बार गवर्नर ऑप्शन देंगे, कई बार गवर्नर जनरल, तो आपको गवर्नर जनरल में ही टिक करना है कि प्रधान सेनापति जो भी था वो आपका गवर्नर जनरल आपका था, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ थी वो आपकी उसी को ही प्रदान की गई थी। अब दोनों अधिकार जो थे, ठीक है, ये जो दोनों अधिकार जो पाने वाले थे वो सबसे पहले आपका कौन पाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके ये जो दोनों अधिकार थे वो सबसे पहले प्राप्त किए थे। ये जो चार्टर एक्ट 1784 का, इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि पहला तो आपका जो भी राजनीतिक और व्यापारिक कार्य में डिवाइडेशन हुआ, कार्यकारी परिषद के डिसीजन को मानना या ना मानना गवर्नर जनरल के हाथों में था। प्रधान सेनापति की जो भी शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के हाथों में हो गई, और जो दोनों अधिकार ये जो आपके थे वो दोनों प्राप्त करने वाला आपका कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो आपका बना था पहला गवर्नर जनरल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं अगर आप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आप पढ़ रहे हो। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।